नमस्कार जन के मैं स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं और ये एक सौभाग्य है कि महिला दिवस भी है। कृष्णा पूनिया जी हमारे साथ में हैं, जो भारत से पहली ऐसी रोअर रही जो ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाई, एशियाड में 2 बार ब्रॉन्ज जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ में है। कृष्णा जी, आपका जल्दी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी। कृष्णा जी, रिलेवेंट डे है जी, महिला दिवस, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियों को फेस करते हुए आप पहुंची या बिल्कुल सीधा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि चलिए कृष्णा पूनिया को सीधा एक प्लेटफॉर्म को मिला और आपने एशियाड, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में पहुंच गए? योगेंद्र जी, कभी सामान्य परिवार के बच्चे को एकदम से प्लेटफॉर्म मिल सकता है क्या? ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, किसान परिवार से हो, तो निसंदेह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर मेरे परिवार में मैं कहना चाहूँ कि मेरे लिए बहुत ही जो बड़ा सपोर्टिव रहा, वीरेंद्र जी को मैं कहना चाहूंगी, खुद का कैरियर छोड़ के, जो कि खुद भी इंटरनेशनल हैमर थ्रोवर रहे, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रहे, तो उन्होंने खुद का कैरियर छोड़ के मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये परिवार की मेहनत थी या उनका सेक्रीफाई करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे पूरी प्रोत्साहन किया, एक तरीके से बिल्कुल फ्री रखा और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जी, बिल्कुल आप सही कहा कि प्लेटफॉर्म के लिए भी संघर्ष निश्चित रूप से करना पड़ता है, खासकर मध्यम वर्ग का कोई हो, किसान परिवार का हो, क्योंकि वो सब चीजें नहीं मिल पाती हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो प्लेटफॉर्म किस रूट से कैसे कहाँ जाना है, जी, यही सबसे बड़ी बात है। तो परिवार का एक बड़ा सपोर्ट रहा। परिवार का बड़ा सपोर्ट रहा। और मेरे हस्बैंड खुद स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उनको पता था कि मैं कर सकती हूँ। उनको लगता था कि मेरे में वो टैलेंट है और रास्ते उन्हें पता था, क्योंकि खुद एथलीट रहे। तो बिफोर मैरिज आपने पहले कहीं स्पोर्ट्स में किया? बिफोर मैरिज तो मैं ये कह सकती हूँ कि इंटर कॉलेज बेस पे मैं रही, और इंटर कॉलेज बेस पे मुझे इंडिया कैंप मिला। ये मेरे लिए लकी चार्म मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इंडिया कैंप मिलना भी एक बड़ी बात होती है। सो फिर जो अचीवमेंट्स रही हैं, क्योंकि इंजरी भी मुझे आ गई थी और मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, तो जो मेरा जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो मेरे बेटे के जन्म के बाद की। लकी है वो। हाँ, वो लकी है, नाम भी उसका लक्ष्य राज है। तो वो लकी, घर में लकी बोलती हूँ मैं उसे। एक बार भी शायद आपने बताया था मेरे को कि आप कॉमनवेल्थ में या फिर ओलंपिक में आप जा रही थी, तो उसी ने वापस आपको प्रेरित किया, आपका मन बन गया था कि अब खेल लिए बस, अब नहीं, फिर वापस उसने मोटिवेट किया। हाँ। एक्चुअली पहले तो वो कहता रहता था कि मुझे आप घर कब आओगी, क्योंकि बच्चे देखो मदर के पास तो रहना चाहते हैं। पर वो धीरे धीरे जब समझ गया कि मैं क्या कर रही हूँ और किस लेवल तक मैंने स्पोर्ट्स किया है, कॉमनवेल्थ गेम उसने खुद ने आंखों से देखा था। फिर डायमंड लीग यूएसए में जो मैंने खेली, वो भी उसने देखी, तो उसे समझ में आया कि मम्मा कितने बड़े अचीवमेंट पे है। तो उसके बाद फिर 2013 मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ा, तो उसके बाद मन नहीं था, लेकिन दोबारा फिर उसने प्रेरित किया कि 2016 रियो के लिए मुझे ट्राई करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के क्या मायने हैं? हर कोई कहता है कि महिला सशक्तिकरण, और जैसे ही 8 मार्च आता है तो हर कोई महिलाओं के प्रति समर्पित हो जाता है, लेकिन हालात क्या हैं? पहली बात तो 8 मार्च के लिए मैं महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। पर मेरी जो सोच है कि जो 365 दिन में है, वो प्रत्येक दिन महिलाओं के लिए है, और मैं तो हर डे को अपना दिन मानती हूँ। दूसरा, फिर मैं ये कहना चाहूंगी, जो सशक्तिकरण की बात है, जो उदाहरण होते हैं समाज में हमारे पास, क्योंकि हमारी जो परंपराएं रही हैं, संस्कृति रही है, उसमें महिला को परिवार तक ही रखा गया। उसे सामाजिक जो ताना बाना ऐसा था हमारा कि हम बाहर ड्यूटी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, परिवार को संभालना है, बच्चे को संभालना है, राजनीति के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, स्पोर्ट्स के बारे में भी ऐसा था। तो ये ताना बाना ऐसा रहा। तो जो महिलाएं समाज में निकल के आई और उनका उदाहरण महिलाओं के सामने, अब क्योंकि अब 21वीं सदी में भी हमारी महिलाएं उसी ताने बाने में उलझी रहेंगी, तो फिर मायने नहीं रह जाते हम कितने आगे बढ़े हैं। तो उनका उदाहरण दिया जाता है कि समाज में रह के किन कठिनाइयों को झेलते हुए वो आगे बढ़ी है। तो निश्चित तौर पे हुनर है, हौसला है, जज्बाती हैं, हर तरीके से मैं सक्षम मानती हूँ महिलाओं में। बस उन्हें प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उन्हें पहचानने की जरूरत है।
कृष्णा जी देखिए, जिसमें हुनर होता है, जो कामयाबी होती है, निश्चित रूप से किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनती है। आप भी पड़ोस में जो जानते हैं, क्षेत्र में कहते होंगे कि देखिए कृष्णा को देखिए कहां से निकली हुई है और किस तरह से कहां पहुंच गई। या बहुत सारी और लड़कियां जिनका उदाहरण दे सकते हैं। निश्चित रूप से सफलता किसी न किसी की प्रेरणा बनती है और आपकी सफलता के पीछे भी कोई न कोई प्रेरणा स्रोत जरूर रहा होगा। तो आप ऐसी कुछ कोशिशें कर रही हैं कि लड़कियां और भी निकल के आएंगी? निश्चित तौर पे हम कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आप देखते हैं कि खेलों के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है। एक पॉलिसी उन्होंने बनाई है, पॉलिसी जो बनने जा रही है हमारी, पर 2% कोटा खिलाड़ियों को, और वो खास करके नेशनल पार्टिसिपेंट के लिए भी रख दिया कि उनका भविष्य सुनिश्चित रहे। और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं या एशियन कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट हैं, उनके लिए जो प्राइज मनी बढ़ाई है और जो राज्य खेल करवाए हैं, उसी खेलों को ब्लॉक स्तर पे ले जाने की जो बात की है। पर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चियों की बात आती है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि उनकी भागीदारी ज्यादा रहे। और स्पोर्ट्स ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेरा मानना है कि इसमें समानता का अधिकार है। तो ऐसे में इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि 33% ही करेंगे, बराबर का अधिकार है इसमें हमारे लिए। तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ज्यादा पार्टिसिपेंट उनका बढ़े और वो आगे अपने देश के लिए पदक जीतें। और आप देखते भी हैं, चाहे वो साइना नेहवाल है, पीवी संधू है, साक्षी मलिक है, मैरी कॉम है और कन्नम मल्लेश्वरी है, तो कितनी महिलाओं ने हमारे लिए ओलंपिक में मेडल जीते हैं। अपने मॉडल जो मेडल है उसका तो बिल्कुल सेमी कैटेगरी है, चाहे सेमी कैटेगरी बॉय और गर्ल्स दोनों में, कहीं वो भी नहीं है, कहीं वो भी नहीं है। तो इतने बड़े जो गेम है, दुनिया के सबसे बड़े गेम, उसमें हमारे देश के लिए पदक जीते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बच्चियां हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अभी भी कहाँ कुछ ऐसे राइडर या हर्डल्स आपको महसूस होती हैं कि यहाँ उन बैरियर्स को हटाया जाना चाहिए? लड़कियों को स्पोर्ट्स में आने के लिए बैरियर तो यही है कि पेरेंट्स अगर कई बार, पर अब उतना नहीं लगता। 2010 कॉमनवेल्थ गेम ने काफी बदलाव दिए, उसी का रिजल्ट रहा कि 12 में हमने काफी मेडल जीते। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि ज्यादातर पेरेंट्स ये रहता है कि बच्ची अब अगर अच्छी जॉब मिल जाए तो अच्छा परिवार मिल जाएगा। एक थोड़ा सा भय तो रहता है फादर को कि शादी के बाद उसे कैसा परिवार मिले उसके लिए। पर आज जितने भी कंपटीशन आप देखते हैं तो उसमें लड़कियां अव्वल आ रही हैं। तो ये तो मैं सोच सकती हूँ कि अब वो चीजें कम हो चुकी हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत बेहतर हुआ है। हरियाणा की बेटी, राजस्थान की बहू, तो कुछ अंतर महसूस हो रहा है वहां और यहाँ के माहौल में स्पोर्ट्स को लेकर? हरियाणा में शुरू से स्पोर्ट्स का माहौल रहा है। खास करके आप देख सकते हैं कि हरियाणा में दंगल वगैरह का काफी क्रेज रहा और वो चलता रहा। और फिर क्योंकि कुश्ती वहां का खेल माना जाता है, फिर साथ में माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक पॉलिसी लागू की थी कि टैलेंट सर्च करके उनको स्कॉलरशिप देना, जिसमें से 12 से 14, 16 और 18 साल के बच्चों को इंक्लूड किया। उससे काफी हमारा जो हरियाणा में जो स्पोर्ट्स है वो काफी बढ़ के आया और मेडल की संख्या भी हरियाणा की तरफ ज्यादा रही राजस्थान की बात, राजस्थान बड़ा स्टेट है और हरियाणा छोटा स्टेट होने के कारण डेवलप ज्यादा है, दिल्ली के नजदीक ज्यादा है, ये काफी कारण रहे। और शुरू से ही उनका दूध दही का खाना, खेल, कुश्ती, इनसे जुड़ाव रहा। पर राजस्थान में टैलेंट कम है ये मैं नहीं कह सकती। और धीरे धीरे जिस तरीके से पार्टिसिपेंट हमारे बच्चों का बढ़ रहा है और जिस तरीके से बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2% कोटे की बात कही और राज्य की खेल करने की बात कही, सबसे अच्छी बात है कि राज्य स्तर पे भी मेडल जीतने वालों के लिए भी आपने जो एक प्रोत्साहन राशि रखी वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करेगी। बड़ा स्टेट होने के कारण हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुछ गर्ल्स मिलती हैं जिनमें कुछ ऐसा दिखता हो कि हाँ ये जा सकते हैं, अपने स्तर पे कुछ आप कर रहे हैं? राजस्थान में अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो राजगढ़, मेरे विधानसभा क्षेत्र शादुलपुर में ज्यादा है। आप मेडल भी देखेंगे या पार्टिसिपेंट भी देखेंगे तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा है कि कैंप ऑर्गेनाइज करने चाहिए ऐसे एथलीट्स के साथ जिन्होंने टॉप लेवल को छुआ हो, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हो। तो उनके पास जो टेक्निक है, उनके पास जो नजरिया है समझाने का, करने का,
तो उससे हमारे यूथ को फायदा मिल सकता है। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट थे जो हमने रखे हैं। तो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि लार्ज रूप से इनको लागू किया जा सके। कृष्णा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें, ब्रेक के बाद हम कल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी और पॉलिटिशियन भी हैं, भी विधायक है राजस्थान विधानसभा की कृष्णा पूनिया जी। कृष्णा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण, इसके मायने की अगर बात करें तो आपकी नजर में क्या मायने है इसके? योगेंद्र जी, मेरी नजर में जो मायने हैं, सबसे पहले तो यही है कि हमें समानता का अधिकार चाहिए। लाइक नहीं तुम लड़की हो, तुम नहीं जाओगी या तुम नहीं करोगी, ऐसा क्यों? एक हम ह्यूमन बीइंग है, लड़का लड़की बाद में है, वही चीजें वही अधिकार हमें चाहिए। और उसमें सशक्तिकरण की बात आती है तो हमें वो आजादी होनी चाहिए करने की, जिस तरीके से लड़के को हमारे समाज में मिलती है आगे बढ़ने के लिए जो रहती है। अभी आपको लग रहा है कि वह मानसिकता भी नहीं बदली है? मैं 100% नहीं कर सकती हूँ कि वो बदल चुकी है। अभी भी बहुत रूढ़िवादी बातें रहती हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि आप आए दिन समझते हैं कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची के साथ हुआ, तो ये क्या है? ये हमारी लड़कियों के लिए एक तरीके से संकीर्ण विचार रखते हैं, तभी तो ऐसा है। क्यों ना हम अपने लड़कों को संस्कार दें कि लड़के और लड़की में क्या फर्क है और हमें उनकी क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना शरीर है, उनकी रिस्पेक्ट कैसी होनी चाहिए। तो ये संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है, तो वो हमें जरूरत है कि वो रिस्पेक्ट हमें मिले। दूसरा एक बात और जानना चाहूंगा। आप तो चलिए पॉलिटिशियंस के बीच में बैठते हैं, राजनीति कर रही हैं, दूसरा चुनाव आपका है, विधायक बनी है जी। कभी ऐसा राजनीति में भी महसूस होता है कि अभी भी महिलाओं की बातें तो होती हैं लेकिन पुरुष मानसिकता अभी भी हावी है? टचवुड आज मैं सदन में हूं तो मुझे ये चीजें नजर नहीं आई। बहुत ही अच्छे विचारों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ। जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो गाइड भी करते हैं कि विधायक बनने के बाद किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से परेशानी आगे आ सकती हैं, किस तरीके से आपको समय देना चाहिए। तो वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करते हैं। और सदन में ये मेरा पहली बार बैठना हुआ है, तो जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं सीखने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब हो सकता है कि मेरा नाम था, इस वजह से मुझे वो परेशानियां ना आई हो, लेकिन मैं मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मुझे इस तरीके की कहीं पे कोई इस तरीके की कमी नजर नहीं आई जहां पर मुझे बैकफुट जाना पड़ा। कई विधायक हैं, सभी पार्टियों की हैं, उनके बीच आप लोग आपस में बैठते भी होंगे। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कभी महिलाओं की बातें होती हैं कि हाँ ये करना चाहिए? बैठते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा समय नहीं हो पाता। जैसे स्पोर्ट्स के लिए हम इकट्ठे हुए या कोई इस तरीके का कोई फेस्टिवल है या उस टाइप से हम, क्योंकि सदन के दौरान व्यस्तता काफी लोगों की भिन्न भिन्न हो जाती है, या सदन के बाद जब होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी जाना होता है। पर हमारी कोशिश रहती है कि जब किसी विषय के ऊपर, चाहे महिला से संबंधित कोई विषय हो, चर्चा हो, तो हम महिलाओं को प्रोत्साहित करें। क्योंकि ऐसे कई सरकार भी महसूस करती होंगी कि हाँ बिल्कुल इनको कोऑपरेट करना चाहिए, या सामने वाले से हम कुछ, क्योंकि सीनियर भी हैं कई महिलाएं ऐसी। इस सदन में पहुंचना, जनता के बीच में वादे करके आते हैं, जनता कुछ भरोसा करके आपको भेजती है, तो हर कोई विधायक चाहता है कि वो अपने क्षेत्र की आवाज उठाए। तो निश्चित तौर पे जो नए विधायक आए हैं उनको समय भी पर्याप्त मिल रहा है। और माननीय सीपी जोशी साहब कहते भी हैं कि आपको सीखना चाहिए, बोलने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम उनसे उनके चैम्बर में चले जाते हैं पूछने के लिए कि क्या होना चाहिए, तो वो हमें गाइड करते हैं। तो ऐसे में जो फर्स्ट सदन था, सत्र था, उसमें हम महिलाओं ने एक दूसरे को प्रेरित किया था कि कैसे बोलना चाहिए। अब वो झिझक खुद चुकी है, तो अपने आप हमारे प्रयास आगे बढ़ गए। जब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, या बाकी जैसे हमारे चौथा सत्र है, तो फर्स्ट टाइम जैसे हम थे, तो हम सब महिलाओं ने एक दूसरे को प्रेरित किया और मेज पर दबाकर उसका स्वागत किया। गुड, ये होना भी चाहिए। कुछ स्पोर्ट्स में भी ऐसी स्थितियां हैं कि हाँ
महिलाओं को लेकर के जैसे पार्लियामेंट है, असेंबली है, ये तो चले स्पोर्ट्स से अलग लाइन है जी। दोनों, लेकिन ये कहा जाता है कि कॉम्बिनेशन है आजकल तो सियासत है और स्पोर्ट्स दोनों का। अगर कोई खेलना भी नहीं जानता है तो चलिए वैसे घुस रहे हैं, फिर किसी भी नाते भला होना चाहिए स्पोर्ट्स का। तो वहां पे भी कुछ ऐसी स्थिति है कि सिलेक्शन में या कहीं पे भी, हालांकि ये बात तो है कि अगर विमेन कैटेगरी तो विमेन ही जाएगी, उसमें लड़का तो खेल नहीं सकता। वहां भी कभी ऐसा महसूस होता है कि राजनीति चलती हो या फिर? एथलेटिक में तो नहीं हुआ, क्योंकि उस पर जिस प्रक्रिया से निकली उसी की बता सकती हूँ। एथलेटिक तो आपका मेजरेबल गेम है और उसमें आपकी दूरी डिस्कस थ्रो देखेंगे तो दूरी आपकी निश्चित तौर पे नजर आती है कि किसने ज्यादा फेंका, किसने कम फेंका, और जंप आप लगाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो खास करके एथलेटिक्स में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर दूसरा, क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरनेशनल बॉडी द्वारा रखा जाता है। कोई भी एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में आप जाते हैं तो उसको जो क्वालिफाई करता है वो जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता, दूती चंद बहुत ही सामान्य परिवार से आती है, उसे कौन आगे बढ़ने देता? मैरी कॉम बहुत सामान्य परिवार से आती है। तो मुझे ज्यादा, क्योंकि टीम गेम्स के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, कुछ है या नहीं है, लेकिन तो वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन इंडिविजुअली जो गेम है उसमें इस तरीके की राजनीति नहीं चलती। जी, कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा, कांग्रेस क्यों चुनी आपने? मैं गांव से आती हूँ और जो हमारी विचारधारा कहती है, आज जितना डेवलपमेंट हम देखते हैं, जितनी योजनाएं हम देखते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस बेहतर करती है। अगर किसी एक ही चाहे बिजनेस को लेके आगे बढ़ गए होते तो आज इस देश की कंडीशन ऐसी नहीं होती। कांग्रेस ने हर वर्ग को एक साथ लेके चलना चाहा, हर वर्ग का साथ साथ उत्थान हो ताकि बैलेंस रहे, चाहे उसमें मजदूर थे, चाहे किसान थे, महिला थी, युवा थे या फिर उद्योग थे, हर वर्ग को बैलेंस करके कांग्रेस ने बहुत ही अच्छी योजनाएं दी, जिसकी वजह से आज हम एक आर्थिक रूप से, जब आप देख सकते हैं कि माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पूरा वर्ल्ड आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में वो चीजें नहीं थी। तो ये पॉलिसीज जो थी वो अच्छी थी, कांग्रेस ने अच्छी पॉलिसीज दी, अच्छे वर्ग इसके साथ जुड़ा, तो मुझे लगा कि ये है। और मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई थी, तो मैं कांग्रेस के साथ जुड़ी। जी, कांग्रेस में ऐसा किसी ने किया, इंदिरा गांधी जी हो चाहे नेहरू जी हो, किसी के विचारों ने जो प्रभावित किया हो कि हाँ बिल्कुल उनकी वजह से? मैं राजीव गांधी जी की विचारधारा को बहुत लाइक करती हूँ, और क्योंकि वो एक युवा थे और युवा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप युवाओं के लिए लिए थे, तो वो मेरे आइकॉन है, उन्हें कह सकती हूँ। और फिर मेरा राजनीति में जब आना हुआ, तो क्योंकि मैं फर्स्ट इलेक्शन हार चुकी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुझे गाइड करते थे। फर्स्ट टाइम इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने कहा कि पहला इलेक्शन मैं भी आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लेना। एक बड़ा लीडर इस तरीके से आपको सपोर्ट करे तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर गाइड करना कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो फिर उसके साथ साथ संगठन में भी मुझे भागीदारी मिली कार्य करने की। तो जो पिछले 5 साल जो हमारे रहे पीसीसी के साथ जुड़ के और संगठन के साथ जुड़ के काम करना, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो मेरा आज जो ये 6 वर्ष का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो अच्छा रहा है। जी, नहीं आपके लिए तो प्लेटफॉर्म और भी हो सकते थे, बीजेपी में भी जा सकती थी। आपके यहाँ पे तो चौटाला जी की पार्टी भी है, उससे भी आपका ताल्लुक रहा। तो केवल यहाँ पे कांग्रेस, इस जैसे आपने बताया कि रूरल के उससे आपके यहाँ पे दूसरी पार्टियों की कोई संभावना थी कि हाँ मैं और भी कहीं पे चुनाव लड़ सकती हूँ? राजस्थान में बिल्कुल, जैसे ऑफर बीजेपी से भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप राजनीति में किस लिए आते हो? कोई सोच की वजह से आते हो, कोई विचारधारा की वजह से आप राजनीति में आते हो। तो मैंने कांग्रेस को चुना, और जिस समय मैंने कांग्रेस को चुना, आप भी समझते हैं कि समय जो था वो कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं था। लेकिन मेरा मानना है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो विचारधारा जिस पे हम काम करते हैं, उसको एक ना एक दिन पब्लिक वापस से चुनेगी। मैं जरूर विचारधारा बची है किसी राजनीतिक दल? क्यों नहीं बची है? फिर ऐसे कैसे चलेगा? इस देश को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं? आज जितने दंगे फसाद आप देख रहे हैं देश के अंदर, किस कारण से हो रहे हैं? विचारधारा के कारण से नहीं हो रहे हैं। तो क्या
क्या हमारे देशवासी इसी तरीके से जीना चाहते हैं? हमें शांति नहीं चाहिए। घर परिवार में अगर शांति नहीं होगी तो हम अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश पे भी लागू है। तो ये जो माहौल आज देश का है, आज जो युवा पुलिस के सामने पिस्टल लेके खड़ा हो जाता है और एक भीड़ पे गोलियां दाग देता है, तो क्या ये अच्छी चीज है? कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहता है कि पता लगे कि कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? आपको हाँ, ऐसा लग क्यों रहा है कि ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं? जो आज एक विचारधारा देश में बैठी हुई है, जिस तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि पुलवामा अटैक हुआ, हमने पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई दी, करनी चाहिए, देश की नागरिक होने के नाते मैं उसका स्वागत करती हूँ और वो अच्छा कार्य है। लेकिन पुलवामा अटैक के अंदर जितने हमारे फौजी भाइयों की जान गई, या वो अटैक हुआ तो कैसे हुआ, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी ना, कि वो जांच कहां तक पहुंची, वो क्या चीजें थी, किस कारण से हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था, वो चीजें हमारे सामने क्यों नहीं लाई जाती? सिर्फ एक पक्ष हमें क्यों दिखाया जाता है, हमें दूसरा पक्ष क्यों नहीं दिखाया जाता, हमें क्यों उस दीवार के पीछे रखा जाता है? महिला दिवस को लेकर कुछ विशेष कहना चाहेंगे महिलाओं को कहना चाहूंगी कि हर दिन आपका है। आप में हौसला है, आप में हुनर है, आप में काबिलियत है, और आपका दिन है तो जरूर उसको आप अपनी मन के विचारों से, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, आप सही हैं, समाज के सामने आप कुछ अलग हट के रख सकती हैं, तो आपको वो कोशिश करनी चाहिए। और थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि कृष्णा पूनिया जो अपनी एक नाम अपना एक अपने स्तर पे बना है, कहाँ जन्मी, कहाँ बड़ी हुई, कहाँ से निकली यहाँ तक का सफर, कहाँ से कैसे राकेश से आ पाए? मैं हिसार जिले के अग्रोहा गांव में महासिंह सूरा के परिवार में जन्म लिया। मेरे पिताजी का नाम महासिंह सूरा है, और मेरी ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन थी हरियाणा में हुई, और शादी गागड़वास राजगढ़ चूरू में वीरेंद्र पुनिया जी से हुई। और सबसे पहले जब मैं शादी करा के आई तो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत थे वो मेरे दादा ससुर और मेरे ससुर थे, जिन्होंने सबसे पहले बेड़ी मेरी खत्म की कि मुझे घूंघट नहीं करना है, और उसके साथ मुझे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का मौका दिया। और साथ में मेरी मदर इन लॉ को मैं जरूर कहना चाहूंगी, एक बच्चे की माँ बनने के बाद परिवार से निकलना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने परिवार को पीछे से संभाला, मेरे बच्चे को संभाला, और तब हम दोनों इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो मेरी एक सामान्य किसान परिवार की भूमिका है, और शादी के बाद एक शिक्षक के घर में मैं आई, और एक इंटरनेशनल प्लेयर थे जिनका मैंने हाथ थामा था, और उन्होंने मेरा हाथ थाम के मुझे इंटरनेशनल बनाया, और उन्होंने आपको गोल्ड थमा दिया। गोल्ड थमा दिया। चलिए कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। और निश्चित रूप से आपने सही कहा कि 8 मार्च का इंतजार हर दिन महिलाओं का है। महिलाओं का इस नाते आप उनका रेस्पेक्ट करिए, जिसको डिजर्व करती हैं। अगर मन बदलता है तो मुझे लगता है कि मस्तिष्क भी बदलता है। जो तमाम जो चीजें हैं, बेटियों को, महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देते हैं, शायद एक जिस तरह का हमारे यहाँ ये कहें कि दुनिया में एक मानसिकता बदल रही है। बात 21वीं सदी IT के युग की करते हैं, लेकिन जिस तरह की ये कहूँ कि ये पुरुष प्रधान मानसिकता तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यही कह सकते हैं कि हमारा जो मानसिक दिवालियापन जो कुछ लोगों का है, जिसकी वजह से बच्चियां असुरक्षित महसूस करती हैं, शायद उन बेटियों से बाहर निकालना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस दिन की सार्थकता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।